निकी ने बिल चुकाया। हम कैंटीन के बाहर आ गए। धूप में आंखें चंधिया गईं। नीलू ने साड़ी के पल्लू से सर ढक लिया। लॉ कॉलेज के सामने लॉन पर फूलों की क्यारियों के बीच कुछ लड़के बैठे थे। हम पीछे मुड़कर दूसरी ओर से जाने लगे। उनमें से किसी ने हमारी ओर देखकर सीटी बजाई। हमने पीछे मुड़कर देखा, वे लोग हंस रहे थे और हवा में रुमाल हिला रहे थे। नीलू ने भी उनकी ओर देखते हुए हाथ हिलाया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? झाड़ के कांटे की तरह कल तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। प्रभा ने झुंझलाकर उसका हाथ झंझोड़ दिया। मैं विस्मित सा नीलू को देखता रहा। कल मैं यहाँ नहीं होंगी, नीलू ने कहा, और फिर हाथ हिलाने में क्या हर्ज है। वे सब लोग हवा में रुमाल हिलाते हुए कितने अच्छे लग रहे थे। दे वर लुकिंग लाइक सेलर्स। क्यों निकी, लग रहे थे ना। हम लॉन पार करके लाल बजरी की सड़क पर आ गए। वहाँ से हम सेंट स्टीफन्स कॉलेज के चैपल का क्रॉस देख सकते थे। वह उस दोपहरी में बहुत अकेला और अपने में बहुत खोया सा दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर सिर्फ आकाश था। लाल बजरी की सड़क के सिरे पर फिजिक्स लैब के सामने सीडी ने कहा कि वह कुछ देर के लिए लाइब्रेरी जाएगा। इस वक्त लाइब्रेरी में क्या करोगे? प्रभा ने पूछा। लगता था कि उसे सीडी का जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। निकी का चेहरा पत्थर सा भावहीन हो आया। सीडी इस साल आईएएस में बैठ रहा है, निकी ने उसी निर्विकार भाव से कहा। सीडी ने निकी को ऐसे देखा मानो उसे फाड़ कर खा जाएगा। न जाने हम सब इतनी जल्दी अपने पर क्यों शर्मिंदा हो जाते हैं। हाउ वंडरफुल, प्रभा ने कहा। मैं लाइब्रेरी सिर्फ लंदन मैगजीन देखने जा रहा था। वर्जीनिया वुल्फ की डायरी के कुछ पन्ने छपे हैं। सीडी ने अटकते लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा। नीलू, आज शाम तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा। पैकिंग, नीलू ने कहा। मैं स्टेशन आऊँगा। मैंने जानबूझकर प्रश्न नहीं पूछा ताकि उसे उत्तर न देना पड़े। वह कुछ देर तक चुप रही। मैं बार बार उसकी कॉलर बोन के गड़े को देखता रहा। हॉस्टल की लड़कियां मेरे संग होगी, उसने कहा। तो फिर मैं आज शाम को हॉस्टल आऊँगा, गेट के बाहर, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं कहा। यूनिवर्सिटी लॉन से लाइब्रेरी का चक्कर काटकर प्रभा और नीलू अपने कॉलेज की सड़क पर मुड़ गई। गुड बाय, हमने हवा में हाथ हिलाए। निकी प्रभा को देख रहा है। प्रभा प्रीवियस में है, वह छुट्टियों के बाद वापस आएगी। निकी धीरे धीरे स्टैंड की ओर चलने लगा। मैं कुछ देर तक वैसा ही उसी स्थान पर खड़ा रहा जहाँ से वे अलग हुई थी। मैंने सोचा था कि नीलू एक बार पीछे मुड़कर देखेगी। मैंने सोचा था कि मैं एक बार केवल उसी के लिए हाथ हिलाऊंगा। किंतु नीलू प्रभा के संग धीरे धीरे आगे चलती गई। उसने साड़ी के पल्लू से अपना सर दोबारा ढक लिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह और प्रभा किसी बात पर हंस रही थी और हंसते हंसते खड़ी हो गई थी। फिर कुछ दूर चलकर वे आंखों से ओझल हो गई। बस में हम दोनों चुप रहे। लू के संग धूल की गर्म मोटी परतें बस के भीतर चली आती थी, इसलिए हमने खिड़की के शीशे ऊपर चढ़ा दिए। खिड़की के बाहर कहीं आकाश नहीं था, केवल गर्द की चादर थी जिसके पीछे सूरज मैले आईने में बुझते दिए सा जल रहा था। कश्मीरी गेट पहुंचकर निकी ने कहा, चलो जरा नीचे उतरकर सांस लें, भीतर मेरा दम घुट रहा है। टिकट करोल बाग का लिया था, किंतु मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी बियर पी ले, गला सूख रहा है, निकी ने कहा। हम कॉल्टन में जाकर बैठ गए। मैं नहीं लूँगा निकी, वेटर के आने पर मैंने कहा। क्यों? मुझे रिव्यू पूरा करना है और बियर के बाद मुझसे कुछ काम नहीं होता। मैंने वेटर से एक विमटो लाने के लिए कह दिया ताकि निकी ज़्यादा बहस न करे। मुझे निकी अच्छा नहीं लगता जब वह चुप रहता है। कुछ देर तक निकी चुपचाप बियर पीता रहा। परेश, तुम्हें प्रभा कैसी लगती है? मैं उसे जानता नहीं, महज देखा भर है, मैंने कहा। क्या वह और लड़कियों सी नहीं है? निकी ने कहा। पता नहीं निकी, मैं बहुत कम लड़कियों को जानता हूँ, जिनमें मेरी माँ और बहन भी शामिल हैं। निकी बियर के ग्लास के पीछे से मुझे घूरता रहा। मुझे निकी अच्छा नहीं लगा जब कभी वह इस तरह देखता है। और नीलू, निकी ने दूसरा ग्लास भरा। वह मेरी ओर देख रहा था। मे बी यस, मे बी नो। हम दोनों हंसने लगे। यह हमारे बीच पुराना मजाक है। जब हम किसी बात को नहीं जानते
तो हमेशा इस वाक्य का सहारा पकड़ लेते हैं, परेश थोड़ी सी पी लूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक घूंट। मैंने उसके गिलास की बियर अपनी विमटों में डाल ली। थोड़ी सी और लो। नहीं निकी, इतना काफ़ी है। परेश, क्या तुम प्रेम करते हो? निकी, चलो। मैंने धीरे से उसका हाथ खींचा। मुझे लगता है परेश की प्रभा और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, निकी ने कहा। यू आर क्रेजी, निकी, मैंने कहा। देखा नहीं, वह सीढ़ी को कैसे देख रही थी, उसने कहा। सब लड़कियां सीढ़ी को ऐसे ही देखती हैं, मैंने कहा। निकी, चलो। मैंने उसका कंधा पकड़कर उठाने की चेष्टा की। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। परेश, तुम्हारी क्या उम्र है? निकी, पहले बाहर चलो, मैंने कहा। परेश, क्या तुम अभी तक वर्जिन हो? मैंने ज़बरदस्ती निकी को कुर्सी से उठा लिया, वेटर से टैक्सी लाने के लिए कहा और अपने रुमाल से निकी का मुंह साफ करने लगा। नींबू चूसोगी निकी? मैंने उसके कंधे को अपनी बाह से घेर लिया। यू आर डियर परेश, निकी हंस रहा था। जब हम घर पहुँचे तो हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी। निकी अब ठीक था। दोपहर भर वह मेरी काउच पर लेटा लेटा फ्रेंच गानों की धुनें गुनगुनाता रहा। कभी कभी जब रात के समय मैं सोते हुए जाग जाता तो देखता कि वह पॉल वर्ला या एपोलोनियर की कविताएं अंधेरे में ही गुनगुना रहा है। परेश, क्या कार्लटन में मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा था? तुमने मुझे रोका नहीं, निकी ने कहा। छोड़ो भी निकी, तुम कुछ देर सो जाओ, मैं अपना रिव्यू टाइप करता रहा। परेश, उसके स्वर में एक अजीब सा भारीपन था। हाथ रोककर मैंने उसकी ओर देखा। उसके लंबे सांवले चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी के ऊपर दो उदास आंखें मुझे देख रही थी। मैं सोचता हूँ गर्मियों में कहीं चला जाऊँ, इस तरह मुझसे निठल्ले नहीं बैठा जाता है। तुम चले जाओगे तो रिहर्सल का क्या होगा? रिहर्सल सितंबर तक नहीं होगी, कल ही यूनिट ने फैसला किया है। वह करवट बदलकर पेट के बल लेट गया और दोनों कोहनियों पर उसने अपना मुंह टिका लिया। निकी, तुम किसी प्रोफेशनल थिएटर में क्यों नहीं चले जाते? कब तक ऐसे घिसटते रहोगे? यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। अगर अभी गया तो ब्राइबे या पेरिस जाऊँगा। किसी स्कॉलरशिप के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? तुम्हें फ्रेंच तो आती है। मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। उसने आंखें मूंद ली और धीरे धीरे काउच पर अपने पैर हिलाता रहा। मैं फिर अपने टाइपराइटर के सामने बैठ गया। मन ऊबा था। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें छिटक आई थी। निकी आंखें मूंदे सीटी बजा रहा था। मैंने नया पन्ना जोड़ा और धीरे धीरे टाइप करता रहा। केवल एक ही वाक्य, कभी शुरू के शब्द, कभी आखिर के शब्द, पन्ने की अंतिम लाइन तक। इन द इवनिंग आई शैल मीट नीलू। शाम को नीलू से मिलूँगा। आई शैल मीट नीलू इन इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। जब पूरा पन्ना भर गया तो उसे वहीं छोड़कर मैं उठा और चाय का पानी स्टोव पर रखाया। परेश, तुम कभी मुझे अपनी कहानी क्यों नहीं बताते? तुम जानते हो हिंदी में एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता, निकी ने कहा। मैं चुपचाप टाइप करता रहा। मुझे मालूम है कहानियाँ हमेशा उसे उबा देती हैं। वह केवल मेरा जी खुश करने के लिए ही शिकायत करता है। कुछ देर बाद हमने चाय पी। मेरी एक तमन्ना है निकी, मैंने कहा। मैं एक ड्रामा लिखूं जिसमें तुम एक्ट करो और मैं आगे की सीट पर बैठूं और तुम्हारे मुंह से वे शब्द सुनूं जो मैंने लिखे हैं। और किंतु निकी ने मुझे बीच में ही टोक दिया। और उस रात ऑडिटोरियम में मैटो गोल्डन मेयर का कोई बड़ा डायरेक्टर बैठा हो। प्ले के एकदम बाद वह हम दोनों के संग कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तुम सिनेरियो लेखक और मैं हॉलीवुड का नया जेम्स डीन्स, मैंने कहा। हम बहुत देर तक हंसते रहे। चाय मेज़ पर पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। रैमिंगटन में दबा आधा टाइप किया हुआ रिव्यू मानो विस्मित सा होकर हम दोनों के पागलपन को देखता रहा। 1 घंटे बाद रिव्यू टाइप कर चुकने पर जब मैंने पीठ मोड़ी तो देखा निकी काउच पर घुटने उठाए पोटली सा बना हुआ सो रहा है। निकी, मैंने कहा। धीरे से सीटी बजाई, किंतु वह पूर्ववत सोता रहा। मैंने उसके घुटने काउच पर फैला दिए और कुर्सी से कुशन उठाकर उसके सिराहने रख दिया। कमरे की चाबी ताले में लगाकर मेज पर रख दी। मैं अपना मुंह हौले से उसके कान के पास ले गया। उसके मुंह से बियर की बू अब तक आ रही थी। मैंने उसके माथे पर गिरे बाल पीछे खिसका दिए
और धीरे से कहा, जेम्स डीन्स। वह हंसा नहीं। मैं चुपचाप दरवाज़ा बंद करके कमरे के बाहर हो गया। जब बस से उतरा, बादल छितर आए थे। भीगी सड़कों पर भाप के हल्के झीने बादल उड़ रहे थे। रजिस्ट्रार के बंगले के आगे यूनिवर्सिटी रोड के दाईं ओर एक छोटी सी लेन चली गई है। इस लेन पर धूप और छाया आधी आधी बट गई हैं। मैं आधी छाया पर चलता हूँ, मेरी छाया आधी धूप पर गिरती है। हॉस्टल के मेन गेट की दीवारों पर कांच के टुकड़े शाम की धूप में चमक रहे हैं। ऊपर की मंजिल में दाहिने विंग पर उसका कमरा है। खड़ा खड़ा मैं जेब में हाथ डालकर कहानी के पन्नों को छूता हूँ। बहुत दिन पहले लिखी थी, बहुत दिन पहले नीलू ने मांगी थी। मुझे मालूम है कि वह ऐसे ही पूछती है, ऐसे ही भूल जाती है, लेकिन शायद कभी याद हो पूछेगी तो दे दूँगा। दूंगा नहीं, केवल दिखला भर दूंगा। दिखलाकर कहूँगा, नहीं कहूँगा कुछ नहीं, सिर्फ शीर्षक बतला दूंगा। फिर शीर्षक का अंग्रेजी में अनुवाद करूँगा, क्योंकि अंग्रेजी में शीर्षक हमेशा अच्छा सुनाई देता है। नहीं, ये सब कुछ नहीं करूँगा, जेब में ही पड़ा रहने दूँगा। और अगर वह पूछेगी तो कहूँगा, नहीं कहूँगा कुछ नहीं। कब से खड़े हूँ, मैंने अचकचाकर पीछे देखा। नीलू मुझसे कुछ दूर खड़ी थी। कहाँ से आ रही हो, मैंने पूछा। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में किताबें वापस करनी थी। मैंने रुमाल निकालकर पसीना पोंछा। हवा में घुटती सी उमस थी। लाइब्रेरी सिक्योरिटी के रुपये वापस मिले हैं, यहाँ रहती तो आज सब पिक्चर जाते, उसने कहा। नीलू, मुझे अपनी आवाज़ के कंपन से घृणा होती है। मैं फिर पसीना पोंछता हूँ। क्या परेश, नीलू ने कहा, तुम छुट्टियों के बाद आओगी? हाँ, शायद आना पड़े। सारे पेपर बिगड़ गए हैं, उसने कहा। डोंट बी सिली, मैंने धीरे से कहा। सारा सामान बिखरा पड़ा है, अभी कुछ भी पैक नहीं किया, नीलू ने कहा। मेरा हाथ जेब में जाता है, मेरी अंगुलियां कहानी के पन्ने को छू रही हैं। परेश, अपने रिव्यू की कटिंग ज़रूर भेजना, हमारे शहर में टाइम्स नहीं आता। मेरा पता मालूम है। उसने पर्स से कागज़ निकाला और पता लिखने लगी। मेन गेट की बत्ती जल गई। उसकी झुकी हुई गर्दन के नीचे कॉलर बोन का छोटा सा गड़ा चमकने लगा। मुझे लगा वह क्षण बहता पानी है। मेरी उम्र के सब साल इर्द गिर्द खड़े नीचे झांक रहे हैं। उनकी छायाएं मेरे और उस क्षण के बीच झिलमिल सी तिरती जाती हैं। परेश, तुम गर्मियों में यहीं रहोगे? उसने वैसे ही सर झुकाए हुए पूछा। क्यों? तुम यहाँ बेकार अपना समय बर्बाद कर रही हो। मैं चुप रहा और अंधेरे में दूर हॉस्टल की इमारत देखने लगा। सुनो, तुम और पेपर के प्रतिनिधि बनकर बाहर क्यों नहीं चले जाते? बाहर कहाँ? क्यों? सारी दुनिया पड़ी है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। मैं हंसने लगा। सच, अभी मेरा कज़न कैरो गया था, स्वेज की खबरें कवर करके लौटा है। तुम अगर जाओ तो हर शहर से पिक्चर पोस्टकार्ड भेजना। पिरामिड्स, आईफल टावर, लुब्र। मैं अब हंस नहीं रहा, बेवकूफ़ सा नीलू को देख रहा हूँ। मैं अब हंस नहीं रहा, बेवकूफ़ सा नीलू को देख रहा हूँ। मेरी अंगुलियों से कहानी के पन्ने छूट गए और मैंने अपना हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। अच्छा परेश, मैं चली। सारा सामान खुला पड़ा है। दिन भर आलस के मारे कुछ भी पैक नहीं किया। ये पता रख लो, कटिंग ज़रूर भेजना। मैं चुपचाप अंधेरे में खड़ा हूँ। नीलू मेन गेट के भीतर 2 कदम चलकर रुक गई। तुम अब कहाँ जाओगे? एस्प्रेसो, सीडी उन्हीं के इंतज़ार में होंगे, मैंने कहा। मैंने सर हिलाया। मुझे नीलू के संग बिताई गई शामें याद है। 3 कॉइन्स इन द फाउंटेन, मैंने कहा। आज वह रिकॉर्ड बजाओगे? उसने कहा। फिर भी बजाना, 10 बजे। मैं उस समय तुम सबको याद करूँगी, निक्की, सीडी और तुम्हें, और दिल्ली में बिताए 2 साल। गुड बाय नीलू। नीलू ने हाथ हिलाया। वह अंधेरे में चली गई। मैं अंधेरे में खड़ा रहा। पिक्चर पोस्टकार्ड। नीलू ने पिक्चर पोस्टकार्ड के बारे में क्या कहा था? बारिश के बाद भी रात गर्म थी। गीली सड़कों पर दुकानों की नियॉन लाइट्स के नीचे चलते हुए मुझे सब बातें याद हो आई जो मैं नीलू से कहना चाह रहा था और नहीं कह पाया था। मुझे अच्छा लगा कि मैंने उन्हें नहीं कहा। अब सोचकर मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि कुछ बातें हैं जो एक उम्र के संग जुड़ी होती हैं, और अगर उम्र बीत जाए और वह अनकही रह जाए
तो उन्हें कभी नहीं कहना होता। एस्प्रेसो में कोने की कुर्सी पर निकी बैठा था। हाथ के इशारे से उसने मुझे पास बुला लिया। वेटर को बुलाकर उसने एक एस्प्रेसो कॉफ़ी लाने के लिए कहा। तुम नहीं लोगे? मैंने पूछा। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? निकी ने पूछा। मैं नीलू के हॉस्टल गया था, मैंने कहा। प्रभा मिली थी? उसने पूछा। नहीं, उसके पेपर अभी बाकी हैं, मैंने कहा। क्या नीलू को स्टेशन सी ऑफ करने गए थे? उसने कहा। नहीं, हॉस्टल से ही लौट आया, मैंने कहा। निकी धीरे से मेरे पास झुक आया। तुम्हारी आंखें झपक रही हैं, सच बतलाओ, क्या कुछ पीकर आए हो? शट अप निकी, मैंने कहा। एस्प्रेसो में भीड़ छंटने लगी थी। वेटर खाली घूम रहे थे। 2-4 विद्यार्थी जुक बॉक्स के पास खड़े हुए आपस में हंस रहे थे। परेश, एक बात पूछूं? निकी मुझे ध्यान से देख रहा था। क्या निकी? क्या तुम कभी कम्युनिस्ट रहे थे? निकी ने कहा। निकी, तुमसे किसने कहा? सीडी ने कहा था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। क्या यह सच है परेश? सीडी ने क्या कहा था? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उत्सुकता हुई थी। जानते हो, मेरा अभी तक किसी कम्युनिस्ट से वास्ता नहीं पड़ा। दूर से देखा है, लेकिन इतने पास से कभी नहीं जितने तुम हो। परेश, क्या सचमुच तुम कम्युनिस्ट रह चुके हो? निकी, अगर तुम्हारी बीती हुई उम्र के पिछले 5 साल तुम्हें कोई लौटा दे तो तुम क्या करोगे? निकी कुछ देर तक विस्मित सा एकटक मुझे निहारता रहा। जुक बॉक्स पर जॉर्ज का रिकॉर्ड बजने लगा था। मैं आर्मी में चला जाता। निकी की आंखों पर अजीब घनी सी तरलता घिर आई। परेश, मुझे एक बात का हमेशा दुख रहेगा। पिछली लड़ाई में मैं बहुत छोटा था, वरना मैं जरूर जाता। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और हमें सीडी भीतर आता हुआ दिखलाई दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमक रही थी। वह बीच की कुर्सियां हटाता तेजी से हमारे टेबल के पास आ गया। हेलो सीडी, इतनी देर कैसे हो गई? निकी ने उसके आगे कुर्सी खिसका दी। बाबू का मनी ऑर्डर आया है। आंटी के पास मसूरी जाने के लिए लिखा है। सीडी की मुस्कुराहट सारे चेहरे पर फैल गई। लेकिन तुम तो आईएएस की परीक्षा के लिए रुक गए थे, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन वह चिढ़ने के मूड में नहीं था। अभी 2 महीने पड़े हैं, वहीं तैयारी कर लूँगा। कब जाओगे? कल। टिकट खरीदने लगा था, इसलिए देर हो गई। हाँ वंडरफुल सीडी। निकी ने हंसते हुए सीडी के कंधे झंझोड़ दिए। सीडी, लेट्स सेलिब्रेट टुनाइट। सीडी ने वेटर से 3 क्रीम कॉफ़ी लाने के लिए कहा। एक पिक्चर क्यों ना संग देख ली जाए। क्या वजह है निकी? 10 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। अभी तो न्यूज़ रील चल रही होगी। 10 बजे? 10 बजे नीलू ने कहा था। सीडी, परसों तुम इस वक्त मॉल पर होंगे। सामने पहाड़ियों में घिरी देहरादून की रोशनियाँ होंगी। मैं 2 साल पहले गया था। निकी ने कहा। जल्दी करो, 10 बज रहे हैं, सीडी ने कहा। परेश, सच बताओ, तुमने आज पी है? तुम्हारी आंखें इतनी मूंदी मूंदी क्यों हैं? निकी, यू आर क्रेजी, मैंने कहा। सीडी, क्या मसूरी में प्रोहिबिशन है? निकी ने कहा। पता नहीं, जल्दी करो, 10 बज रहे हैं, सीडी ने कहा। 10 बजे मैं ट्रेन में होंगी, नीलू ने कहा था। हम सब उठ जाते हैं। मैं धीरे धीरे जूक बॉक्स के पास आया और कुछ देर तक उसके सामने खड़ा रहा। जल्दी करो परेश, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मैंने चवन्नी डालकर धीरे से बटन दबाया। रिकॉर्ड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जूक बॉक्स के भीतर सितारे सी लाल बत्ती जल उठी।